कि यहाँ पर के जो भ्रष्ट नेता हैं, जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर बिहार को लूटा है, उनको अलग हटाकर एक नए सशक्त विकल्प के तौर पर जनसुराज के साथियों को वो चुने। अगर वो ठीक लगता है तो उन्हें ये मौका दे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करे। इसके साथ साथ जनसुराज एक और जो बड़ा अभियान चला रहा है, जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर, जिसके तहत 1 करोड़ परिवार से बिहार में 3 विषयों पर जनसुराज के साथी जाकर हस्ताक्षर करा रहे हैं। 3 विषय वो हैं जिसको लेकर बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में पिछले कई वर्षों से खूब चर्चा हुई है। पहला विषय है जातीय जनगणना। जैसा कि आपको याद होगा, देश में सबसे पहले जातीय जनगणना आज से करीब 2-2.5 साल पहले बिहार में कराया गया। और जो लोग अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जातीय जनगणना होने से समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको फायदा होगा। तो जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया 2023 को 7 नवंबर को सदन में रखा गया बिहार विधानसभा में, उसमें सबसे जो समझने वाली बात निकल के आई कि 30-35 बरस सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वालों के सरकार में रहने के बावजूद जो सही मायनों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक उसका प्रमाण ये है, एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, क्योंकि आप लोग भी जातीय जनगणना जब हो रहा था तो रोज सवाल कर रहे थे। जब जनगणना का रिपोर्ट आया तो कोई चर्चा नहीं हो रही। बिहार में आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3, उसी जातीय जनगणना रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 3% से कम एससी समाज के, दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जिस अति पिछड़ा समाज की रोज यहाँ चर्चा होती है, बैठकें होती है, आंदोलन होता है, वोट की बात होती है, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। और मुसलमानों के बीच 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। मैं ये सिर्फ आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी जातीय जनगणना की बात होती है तो आप लोग सीधा इसको आरक्षण से जोड़ लेते हैं। नेता चाहता है कि अगला पिछड़ा लड़ाई हो जाए, आरक्षण की बात हो जाए। आप जरा समझिए कि आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, अगर आपका बच्चा 12वीं ही पास नहीं कर रहा है तो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा कैसे? घोषित है, अगर तेजस्वी यादव की बात नहीं है, अपने परिवार के अलावा बिहार में किसी भी व्यक्ति को, अगर यादव समाज के भी किसी व्यक्ति को राजद मुख्यमंत्री घोषित कर दे तो जनसुराज अपनी पूरी ताकत से राजद के उस मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के समर्थन में जनसुराज खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में ये लोग इंप्रेशन बनाते हैं कि हम अपने जाति की चिंता कर रहे हैं। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं कि लालू यादव को यादवों की चिंता नहीं है, उनको अपने परिवार की चिंता है, उनको अपने बच्चों की चिंता है। अगर यादव समाज की चिंता है तो भाई यादव समाज में तो इतने काबिल लोग हैं, किसी को बना दीजिए नेता, हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। बिहार को लेकर जब मैं यहाँ पर यात्रा कर रहा था तो एक डॉक्टर अरुण साहा हैं, जिन्होंने चमकी बुखार पर यहाँ बहुत काम किया है, वो जनसुराज से भी जुड़े रहे हैं, बहुत भले आदमी हैं। और जो उस समय उन्होंने बताया, या बाहर के दूसरे डॉक्टर्स ने भी जो रिसर्च बताया के बारे में जो साझा किया, कि वो उस समय स्थिति कंप्लीटली अवॉइडेबल थी। जो बच्चे खाली पेट सोए, जो भूखे पेट सोया, वही उसी बच्चे को चमकी बुखार हुआ और उसकी फैटेलिटी रेट ज्यादा हुई। तो सबसे पहले तो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जिनको पहली बात तो ये है कि चमकी बुखार जो समाज का सबसे गरीब तबका है, उनके बच्चों को होने की संभावना ज्यादा है। सरकार को एक चीज को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी भूखमरी की स्थिति न हो, कम से कम इतना अनाज लोगों के पास जरूर हो कि बच्चे खाली पेट न सोए। और बाकी चमकी बुखार को हुए करीब 5-7 साल वो घटना को हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है मंगल काल उनका चल रहा है, क्योंकि लूटपाट करके बहुत रुपया कमा लिए हैं। मंगल काल उनका तो जरूर चल रहा है, ठीक बात है।
बिहार के लोगों को का मंगल काल तो चल नहीं रहा है। जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, खासकर गरीब परिवार के लोग, उनको पता है कि बिहार क्या स्वास्थ्य सेवाओं के नजरिए से मंगल काल नहीं है। यहाँ की जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ग्रामीण चिकित्सकों के ही कंधे पर है। खासकर जितने गांव में तो मैं गया हूँ, 5000 गांव में, मुझे कहीं पर सब सेंटर या पीएचसी रेफरल हॉस्पिटल कहीं पर भी मुझे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं दिखी। जैसा मैं बता रहा हूँ, लोग गरीब आदमी जो है वो तो ग्रामीण चिकित्सकों के ही भरोसे है। बाकी शहरों में जो अस्पतालों की स्थिति है, वो 4-5 दिन पहले खबर आप लोगों ने चलाई थी कि एनएमसीएच में कोई भर्ती मरीज है जिसका पैर चूहा काट रहा है और स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं कि यह मंगल काल चल रहा है। तो मोदी जी के लिए अमृत काल चल रहा है और मंगल पांडे के लिए मंगल काल चल रहा है। बाकी जनता अपना देख लो। सर आपकी क्या विचार है, क्या विजन रहेगा सर? कोई विचार नहीं है। 2 बरस से विचार बताते बताते कंठ में हमारे गांठ पड़ गया। लेकिन आपके जैसे लोगों को न विचार सुनना है न समझना है। जो हमने विचार रखा है उस पर 100 सवाल कीजिए, जवाब देंगे। क्या विचार है? नए पत्रकारिता करने आप आए हैं, कम से कम थोड़ा रिसर्च करके आइए कि हमने शिक्षा को सुधारने के लिए क्या कहा है। उसमें अगर कुछ कमी दिखती हो, उसमें गलती दिखती हो तो जरूर सवाल कीजिए। लेकिन आगे खड़ा होकर शिक्षा को सुधारने के लिए क्या विजन है? 3 बरस से क्या कर रहे हैं? 3 बरस से गाँव घूमकर यही समझा रहे हैं कि शिक्षा को कैसे सुधारा जाएगा। मानने वाले जो भी हिंदू हैं, कौन है ये तो आप भी देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि गांधी को विचारधारा के मानने वाले जो हिंदू हैं वो ऐसा मानते हैं, वो समझते हैं कि वो भाजपा की विचारधारा से उनका इत्तेफाक नहीं है। जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग कहाँ थे? वो कांग्रेस में थे। जो गांधी के विचारधारा को नहीं मानते थे वो कहाँ थे? वो संघ में थे। बात क्लियर है। हम भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। और अरे आप बात तो सुन लो भाई, आप हिंदू के पूर्वाधार टीका लगाने से नहीं ना हो जाइएगा। हमारी आपने सवाल किया, उसका जवाब सुनिए। राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं, गांधी हिंदू नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू नहीं थे, बाद में बहुत बने हिंदू थे। जो कम्युनिस्ट में लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं। जो लोग समाजवादी विचारधारा के वो हिंदू नहीं हैं। हिंदू होने का मतलब जरूरी थोड़ी है कि हम भाजपा का झंडा लेकर घूमेंगे। हमने आपको ये कहा कि विचारधारा के आधार पर जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है। तो हम लोग अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था बना रहे हैं तो हम लोग का लेगेसी, हम लोग का आइकन कौन होगा? हम लोग का आइकन गांधी होंगे, हम लोग के आइकन जेपी होंगे, हमारे आइकन लोहिया होंगे, हमारे आइकन अम्बेडकर होंगे, हमारे आइकन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई उस तरह का व्यक्ति होगा, वो होगा। लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद के गांधी लोहिया और जयप्रकाश के मानने वाले लोग दलगत स्वरूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका फोटो यहाँ नहीं है। बाबा साहब और गांधी जी जो है ये एक तरह से स्वतंत्र है। आप चाहे आप भी फोटो लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। दूसरे का लगाएंगे तो लोग कहेगा कि हमारा लगा लिया आपने। असर नहीं पड़ेगा। आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उसकी चर्चा होती रहेगी। उससे बिहार में क्या बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो गई? क्या बिहार से पलायन रुक गया? चलिए सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या 2-4-5 लाख बिहार के लड़कों को आर्मी में नौकरी मिल गई? तो आप लोग किसी भी चीज को किसी चीज से जोड़ देते हैं। भाई देश में पार्लियामेंट है, विधानसभा है और ग्राम सभा है। तीनों क्यों अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है? क्योंकि तीनों को अलग अलग विषयों को डील करना है। पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनकर वहां भेज दिया। उनका काम है विदेश नीति, उनका काम है राष्ट्रीय सुरक्षा। अब जब बिहार का विधानसभा चुनाव होगा तो उस विधानसभा में वो लोग चुनकर जाएंगे जिनका काम होगा कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरे, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बहाल हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे मिले। उसका ऑपरेशन सिंदूर से क्या लेना देना है? संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है, बिहार के विधानसभा का मामला नहीं है। अब आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर का मुखिया के चुनाव पर क्या असर होगा? अरे भाई मुखिया के चुनाव का विषय
गांव और पंचायत की समस्या है। गाँव में दरअसल एनडीए के नेता जब जा रहे हैं तो या इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के किए गए काम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चरित्र ही वो आपके सामने है। आप वो देख लीजिए और तय कर लीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें तो पक्ष विपक्ष सारे लोग, चाहे आप किसी पार्टी के वोटर हैं, आपने सबने समर्थन किया सरकार का। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो झंडा लेकर खाली भाजपा वाले घूम रहे हैं। तो भाई तिरंगा यात्रा अगर कोई निकालेगा तो देश की जनता निकालेगी। देश की जनता ने समर्थन किया था। तो जब लड़ाई लगी तो देश की जनता, और जब लड़ाई खत्म हुई तब उसको तिरंगा यात्रा को एक अधिकार भाजपा वाले ने कर लिया। नया तरीका बना लिया है। मोदी जी 29 को आ रहे हैं तो आपको सूचित कर दें कि आपके टैक्स के पैसे से 2-4-10 लाख रुपया आपका और अब मोदी जी के सुरक्षा पर और मीटिंग पर खर्चा होगा। क्योंकि मोदी जी जितने बार बिहार आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते उनको बाद में गणना होगी। आपके हमारे पैसे से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। अभी मधुबनी में आए थे, पूरे राज्य के पंचायत से जुड़े हुए नेताओं को इकट्ठा किया गया। करोड़ों रुपया बिहार सरकार का खर्चा हुआ। आप मुजफ्फरपुर में अपने डीएम से जाकर पूछिएगा कि कितना रुपया आरटीआई लगाइए कि कितना रुपया लगाकर मुजफ्फरपुर से चुने हुए प्रतिनिधियों को मधुबनी के सभा में ले जाया गया। और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की? मधुबनी में मोदी जी ने घोषणा की, देखिए ऊपर वाला भी है, उनके मुंह से निकला क्या कि सहरसा प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए, लेकिन कहा उन्होंने ये कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और लोग, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहां मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हो कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको गुजरात ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाए मजदूरी करने। अरे भाई अंग्रेज ने यहाँ से रेलवे लाइन लगाया था, काहे लगाया था रेलवे लाइन? यहाँ से कॉटन और सारा सामान कोयला ढो के ले जाए। अंग्रेज भी पहले जहाज चला